नोट्स के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, वहां पे आपको पता चल जाएगा नोट्स कैसे मिलेंगे। और जो भी सामने आपके लिखा है वीडियो को पॉज करके थोड़ा इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है। एमपी हिस्ट्री में अभी तक हमने देखा कि किस तरह से जीसस क्राइस्ट के जन्म के पहले वाले समय को बीसी या ईसा पूर्व के नाम से जाना जाता है, और जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद वाले समय को एडी या ईसवी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जब हम एमपी की हिस्ट्री में आगे बढ़े तो हमने पाषाण काल देखा। हमने ये देखा किसी होर के हथनोरा से एक इंसानी खोपड़ी बरामद हुई जो भारत में प्राप्त हुए सबसे पुराने मनुष्य के अवशेष हैं। उसके बाद हमने देखा कि आदमगढ़ की गुफाओं में और भीमबेटका की गुफाओं में किस तरह से आदि मानव चित्रकारी किया करता था। वहां से आगे बढ़ते बढ़ते हम आज पहुंचे हैं मध्य प्रदेश में मौर्य काल की तरफ। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ने से पहले आपको भारत का इतिहास पढ़ा होना जरूरी है। अगर आपने भारत का इतिहास नहीं पढ़ा है तो ये बिल्कुल भी आपको संपट नहीं पड़ेगा, है ना। आप समझ नहीं पाएंगे कि कैसा क्या चल रहा है। इसलिए पहले भारत का इतिहास आप पढ़िए, है ना। उसके बाद आइएगा मौर्य काल, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर मौर्य काल एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो उसमें बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। इसलिए यहाँ पे सिर्फ मैं फोकस करूंगा मध्य प्रदेश में मौर्य काल। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपने भारतीय इतिहास में पढ़ा है कि नंद वंश का नाश करके चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, है ना। और सिकंदर का जो सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, उसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था। अब चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका पुत्र बिंदुसार गद्दी पर बैठता है। बिंदुसार जब शासन कर रहा होता है तो बिंदुसार का जो पुत्र होता है अशोक, बिंदुसार के शासन काल में वो अवंती का राज्यपाल था। इस चीज की जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथ दीपवंश से प्राप्त होती है। ये एग्जाम के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, क्योंकि यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि बिंदुसार के शासन काल में अशोक कहाँ का राज्यपाल था। तो कहाँ का राज्यपाल था? अवंती का राज्यपाल था। अब आगे बढ़ेंगे हम और इसमें जब देखेंगे कि एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। मौर्यकालीन अभिलेख कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, यहां से क्वेश्चन आता है। और मौर्यकालीन स्तूप कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए, ये क्वेश्चन आता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल हल्के में मत लेना। अगर आपने इसे हल्के में लिया तो ये आपको भारी कर देगा। ठीक है, अब हम पहले ये देख लेते हैं कि मौर्य साम्राज्य कैसा दिखता था। तो ये आपका दिखता था मौर्य साम्राज्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से खड़ा किया था, है ना। साउथ का थोड़ा सा रीजन अगर छोड़ दे जहां पे चेर चोल और पांड्यों का शासन था, तो लगभग पूरे भारत में, उसके बाद पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया था। अब इनमें यह देख लेते हैं कि ये जो अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं, है ना, आप पढ़ते होंगे ना अभिलेख, इंग्लिश में जिसे कहते हैं इंस्क्रिप्शन, है ना, या कई जगह एडिक्ट्स भी कहते हैं, है ना। एडिक्ट्स, अशोक के एडिक्ट्स या अशोक के इंस्क्रिप्शन, या हिंदी में कहते हैं अभिलेख। ये होते क्या हैं? और हिंदी में तो और पढ़ते हैं कि लघु शिलालेख, दीर्घ शिलालेख। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि अभिलेख क्या होता है, ये लघु शिलालेख क्या होता है, दीर्घ शिलालेख क्या होता है, स्तंभ शिलालेख क्या होता है, और एक्चुअली शिलालेख ही क्या होता है। तो इसको पहले समझते हैं कि ये सब चीजें क्या होती हैं, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूं इसमें। तो पहले तो इंग्लिश मीडियम वाले थोड़ा शब्द देख ले, नहीं तो उनको चक्कर आने लग जाएंगे कि ये शिलालेख 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 क्या कर रहा है ना। हमारे तो कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। तो ये देखो, माइनर रॉक एडिक्ट्स, जिसे हिंदी में कहते हैं लघु शिलालेख, है ना, ये है माइनर रॉक एडिक्ट्स, है ना, लघु शिलालेख इसे हिंदी में कहते हैं। फिर एक होता है माइनर पिलर एडिक्ट्स। पिलर एडिक्ट्स का मतलब होता है स्तंभ लेख, है ना। मैं बताता हूं क्या होता है स्तंभ लेख। फिर एक होता है मेजर रॉक एडिक्ट्स, जिसे वृहद शिलालेख कहते हैं, वृहद शिलालेख। और उसके बाद होता है मेजर पिलर एडिक्ट्स, है ना। अब ये होता क्या है ये मैं आपको बताता हूं। अब इसको ध्यान से सुनो। देखो, अशोक का जब शासन काल था तो उसने कुछ अपने संदेश, कुछ आदेश पत्थरों पे लिखवाए थे। ठीक है ना, पत्थरों पे लिखवाए थे। अब बहुत ध्यान से सुनो। अब जो भी आदेश उसने लिखवाए हैं, अगर वो आदेश एक बड़े पत्थर पे लिखे गए हैं, ठीक है ना, बड़े पत्थर पे लिखे गए हैं, तो उसे क्या कहेंगे? वृहद शिलालेख, या फिर इंग्लिश में कहेंगे मेजर रॉक एडिक्ट्स। ठीक है ना। जो भी आदेश उसने लिखवाए हैं अगर वो छोटे पत्थर पर लिखे गए हैं तो उसे क्या कहेंगे? लघु शिलालेख या माइनर रॉक एडिक्ट्स। ये चीज आपकी आई समझ में। अब आ जाते हैं स्तंभ लेख, जिसे पिलर एडिक्ट्स कहते हैं। अशोक के जो भी आदेश हैं अगर वो किसी खंबे पे लिखवाए गए हैं, है ना, कोई खंबा, मैं आपको दिखाऊंगा अभी खंबा। खंबा वो नहीं जो लड़के अभी समझ रहे होंगे ना, उस खंबे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, पोल की बात कर रहा हूं, पोल। ठीक है, तो जो भी अशोक के आदेश थे
वो अगर किसी खंबे पे लिखाए गए हैं तो उसे क्या कहेंगे, स्तंभ लेख कहेंगे। इंग्लिश में पिलर एडिक्ट्स। तो अगर वो खंबा छोटा है तो उस स्तंभ को क्या कहेंगे, माइनर पिलर एडिक्ट्स, ठीक है ना, लघु स्तंभ अभिलेख। अगर वो पिलर या कि खंबा बड़ा है तो उसको क्या कहेंगे, मेजर पिलर एडिक्ट्स कहेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अशोक के कई सारे संदेश गुफाओं में भी मिलते हैं। गुफाओं में कई तरह की चीजें लिखी हुई मिलती हैं, उसको कहते हैं गुहा लेख, ठीक है ना। अब देख लेते हैं कि भाई साहब ये सारी चीजें दिखती कैसी हैं। तो मैं आपको एक पहले जनरल पिक्चर आपको दिखा देता हूं। एक मिनट, मुझे थोड़ा समय दीजिए। ये ठीक है, देखो ये पत्थर रखा हुआ ना, ये जूनागढ़ गुजरात में ये पत्थर रखा हुआ है ना, ये पत्थर। अब इसी टाइप के पत्थर बहुत सारे मिले हैं, इनमें अशोक के संदेश लिखे हुए हैं, आदेश लिखे हुए हैं, ठीक है ना। इसी को कहते हैं क्या, रॉक एडिक्ट्स या स्तंभ लेख कहते हैं, ठीक है ना। एक आपको खंबा दिखा देता हूं, ये खंबा है ना, जैसे ये खंबा है, इस खंबे में अशोक के संदेश लिखे हुए हैं। ये जो पत्थर रखा हुआ है, इस टाइप के पत्थर पे कुछ खुदे हुए आपको अभिलेख मिले हैं, है ना। उस समय की ब्राह्मी लिपि में, कुछ खरोष्ठी लिपि में, ये भारत के प्राचीन इतिहास में आपने जहां से पढ़ा होगा वहां पे आपको पढ़ाया होगा, ठीक है ना। और आपको दिखा देता हूं, ये खंबा हो गया, एक मध्य प्रदेश का था, हाँ ये है, ये मध्य प्रदेश में ये स्तूप है, हालांकि देवर कोठार का। अब कुल मिला के मतलब एडिक्ट्स तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। पत्थरों पे संदेश जो छपे रहते हैं, या जो उसने खोद के जो लिखे, खंबे पे कुछ संदेश खोद के लिखे, गुफाओं की दीवारों पे कुछ संदेश खोद के लिखे उस जमाने में, तो उन्हीं को एडिक्ट्स कहते हैं, या हिंदी में उन्हें लेख कहते हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम के हिसाब से यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, ये जितने ये प्राप्त हुए ना, ये कहाँ कहाँ से मिले हैं, ये इंपॉर्टेंट है। और एमपीपीएससी मेंस में भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट 5 मार्कर में ये क्वेश्चन आ सकता है कि मध्य प्रदेश में मौर्यकालीन जो अवस्था थी, जो भी चीज थी उसका वर्णन करो, मध्य प्रदेश में मौर्यकाल का वर्णन करो। 5 नंबर में ही आ सकता है मेंस में, और प्रीलिम्स में और मेंस में 3 नंबर का भी आ सकता है। गुर्जरा अभिलेख जैसे मान लो आ गया, ठीक है ना, वो 3 नंबर में आपको लिखना पड़ेगा। रूपनाथ अभिलेख ये 3 नंबर में, सांची स्तूप ये 3 नंबर में आ गया, ठीक है ना। ये प्रीलिम्स में और मेंस में आ सकता है। इसके अलावा व्यापम के जो भी एग्जाम है वहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, है ना। तो ये चीज आपको नहीं भूलनी है, जगह का नाम और कौन कौन से अभिलेख का नाम, ये याद रखना है। तो एक गुर्जरा अभिलेख है, कहाँ से मिला, ये दतिया से मिला। पानगुड़ारिया अभिलेख कहाँ से मिला, ये आपके सीहोर से मिला। काली तलाई अभिलेख जबलपुर से मिला। कसरावद अभिलेख खरगोन से मिला। सांची अभिलेख रायसेन से मिला। रूपनाथ अभिलेख कटनी से। और सारो मारो, एक जगह ये अभिलेख मुझे लिखा मिला था, एक जगह गुफाएं लिखा मिला था, ठीक है ना। तो मैंने दोनों लिख लिया, सारो मारो की गुफाएं। और ये शहडोल एक बार इसको चेक कर लेना आप लोग अपने स्तर पे। मैं जब फाइनल नोट्स जब प्रिपेयर करूंगा तो इसको एक बार और क्रॉस चेक करूंगा, क्योंकि मैंने क्रॉस चेक इसको नहीं किया है। शहडोल में एक जगह मुझे मिला तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसको एक बार चेक करके मैं आपको बताऊंगा, मतलब नोट्स में मैं एडिट कर दूंगा इसको। तो आप अपने स्तर पर एक बार देख लेना, नहीं तो बाद में फिर कमेंट सेक्शन में लोग एकदम बम फोड़ने लग जाएंगे, अरे सारो मारो की गुफा है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, गलत पढ़ा दिया इसने, ये पढ़ा दिया। भाई थोड़ा ठंड रख ले, इसलिए अभी से आपको बता दिए, इसको एक बार क्रॉस चेक कर लेना। मैं भी क्रॉस चेक करके यहाँ पे इसको एडिट कर दूंगा अगर ये शेड्यूल में नहीं होगा तो, ठीक है। अब ये 2 अभिलेख इसमें इंपॉर्टेंट है, एक ये गुर्जरा अभिलेख और एक ये है रूपनाथ अभिलेख, है ना। 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन अभिलेखों में यहाँ जो पत्थर मिले हैं उनमें अशोक का नाम अशोक मिला हुआ है, मतलब अशोक को अशोक के नाम से संबोधित कहा गया है। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जैसे मान लो आपका नाम है, मान लो राजीव आपका नाम है, ठीक है ना, लेकिन आपको चिंटू चिंटू लोग कहते हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम आपका क्या है, ओरिजिनल नाम आपका राजीव ही है ना। तो वैसे ही कई नामों से अशोक को बुलाया गया, लेकिन ओरिजिनल नाम जो उसका था वो अशोक था। तो इन 2 जगहों के अभिलेखों में अशोक का नाम क्या मिला है, अशोक देवा नाम प्रिय दर्शिन। याद रखेंगे, इन 2 जगहों पर जो शिलालेख मिले हैं, जो रॉक एडिक्ट्स मिले हैं, उनमें अशोक का नाम अशोक देवा नाम प्रिय दर्शिन मिला है। ये चीज आपकी बुद्धि में घुसी, ठीक है ना, ये आपको याद रखना है, बिल्कुल नहीं भूलना है, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। ये तो हो गए आपके अभिलेख, ठीक है ना। हाँ, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि दतिया में जो गुर्जरा अभिलेख है, इसे सिद्धों की टोकरी भी कहा जाता है। ये एक याद रखिएगा, ये व्यापम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा कुछ स्तूप मिले हैं। अब आपको पता है कि मौर्य काल जो था, उस समय बुद्धिज्म जो था अपने बिल्कुल चरम उत्कर्ष पे था, ठीक है ना। तो उस समय बहुत सारे स्तूप बनाए गए। तो ऐसे ही सबसे इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, जो कि रायसेन में है। ये
मेंस में, एमपीपीएससी के में से 3 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है। रायसेन में है, खोज इसकी की थी किसने? जनरल टेलर ने की थी 1818 में। दूसरा है आपका तुमैन स्तूप। तुमैन स्तूप कहाँ पे? अशोकनगर में। पहले गुना में था, क्योंकि गुना अशोकनगर मिला के दोनों एक ही जिले थे, लेकिन अभी अशोकनगर हो गया है, ठीक है ना। तुमैन का स्तूप मौर्यकालीन स्तूप है, अशोकनगर में। तीसरा है आपका भरहूत का स्तूप। भरहूत का स्तूप सतना के उचेहरा में है। इसकी खोज किसने की थी? अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। भरहूत स्तूप इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसके बाहर की जो चार दीवारी है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी और पुष्यमित्र शुंग ने बाहर की जो रेलिंग होती है उसका निर्माण कराया था। इसके अलावा एक देऊर कोठार का स्तूप है। देऊर कोठार, ये आपको दिखा देता हूँ फोटो, ये है ना, ये ऐसा देऊर कोठार का मतलब टीला टाइप का है ऐसा, ये देऊर कोठार का स्तूप है ना। स्तूप ऐसे ही होते हैं, एक सांची का स्तूप है जो बहुत शानदार बना हुआ है, बाकी लगभग बहुत सारे स्तूप ऐसे टीले के टाइप होते हैं, है ना। तो ये देऊर कोठार का स्तूप है, ये रीवा में है। और एक बौद्ध महास्तूप प्राप्त हुआ उज्जैन में, जैसे वैश्य टेकरी के नाम से भी जाना जाता है ना। ये फैक्ट आपको बिल्कुल नहीं भूले, प्राण चले जाए लेकिन ये फैक्ट नहीं भूलना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया। अब आगे देख लेते हैं, मौर्यकालीन कुछ सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, चांदी और तांबे के ये सिक्के थे। ये जगह हालांकि उतने कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। अब कुछ एक दो फैक्ट मैंने थोड़ा अलग से चमाचम बना के लिखे हैं, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये है कुछ मौर्य काल से रिलेटेड एकदम चमाचम फैक्ट्स, देख लेते हैं। अशोक का जो विवाह हुआ था, हालांकि कई सारी शादियां हुई थी उसकी, तो उनमें से एक जो शादी थी वो विदिशा के एक व्यवसायी यानी बिजनेसमैन की जो बेटी थी, उनका नाम था कुमार देवी, उनसे हुआ। तो ऐसा हुआ होगा कि कुमार देवी ने अपने पिता से बोला होगा कि डैडी मैं अशोक से ही शादी करूंगी, ऐसा उन्होंने हो सकता है कहा हो उस समय। तो कुमार देवी की जब मृत्यु हो गई तो कुमार देवी की याद में अशोक ने उज्जैन में एक स्तूप का निर्माण कराया। उस स्तूप को ही वैश्य टेकरी के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। मेंस में क्वेश्चन आ सकता है तीन नंबर में कि वैश्य टेकरी ऐसे लिख देगा, उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि ये उज्जैन में स्थित एक मौर्यकालीन स्तूप है और अशोक के द्वारा अपनी पत्नी कुमार देवी के लिए यह निर्मित किया गया था और कुमार देवी के इसमें अवशेष संरक्षित है, ठीक है ना। नंबर 2 पे है संघ भेद अभिलेख। ये रायसेन जिले के सांची में है और संघ भेद को रोकने हेतु अशोक की राजाज्ञा का वर्णन है कि अशोक ने आज्ञा दी थी कि जो संघ में भेद हो रहा है, लड़ाई झगड़ा जो भी हो रहा है वो ना हो। ये डिटेल में आपको मौर्य काल में पता चलेगा, ठीक है ना। और तुमैन से रिलेटेड 2 चीज हैं। एक देखो, एक तुमैन का स्तूप है और एक तुमैन का अभिलेख है। तो तुमैन का जो स्तूप है वो अशोकनगर, दोनों अशोकनगर में ही है, लेकिन तुमैन का जो स्तूप है वो मौर्यकालीन है ना। और तुमैन का जो अभिलेख है ये गुप्तकालीन है। याद रखिएगा, टाइमलाइन में मैंने आपको बताया था कि पहले मौर्य काल आएगा, उसके बाद शुंग आएंगे, फिर सातवाहन आएंगे, उसके बाद फिर ऐसे जाते जाएंगे आप, तो फिर गुप्त आएंगे। लोग कई बार इसी को कंफ्यूज हो जाते हैं ना कि चंद्रगुप्त मौर्य और केवल चंद्रगुप्त में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ये मौर्य शासक था, उसके नाम के आगे सरनेम लगाया क्या? मौर्य। तो मौर्य शासन पहले आया, है ना। इसको समझाने के लिए मैं ये टाइमलाइन, इसका एक वीडियो बना के डाल दूंगा अपने चैनल पे, तो बहुत ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो चंद्रगुप्त मौर्य अलग था, ये मौर्य डायनेस्टी का था। उसके बाद एक गुप्ता डायनेस्टी आती है, वहां पे आपको 2-3 चंद्रगुप्त मिलते हैं, तो उनके नाम के आगे मौर्य नहीं लगा है ना, इसके नाम के आगे मौर्य लगा है। तो तुमैन स्तूप आपको जो मिला है वो मौर्यकालीन स्तूप है। इसके अलावा एक तुमैन अभिलेख या तुमैन इंस्क्रिप्शन जिसे कहते हैं वो गुप्तकालीन अभिलेख है और इसमें गुप्त काल का एक राजा था कुमार गुप्त, उसे शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है और इस संस्कृत में लिखा गया अभिलेख है तुमैन अभिलेख। मैं फोटो आपको दिखा देता हूं इसकी, ये देखो, इंग्लिश में से कहते हैं तुमैन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता। ये देखो, तुमैन इंस्क्रिप्शन ऑफ कुमार गुप्ता, ये संस्कृत में लिखा गया है और ग्वालियर के म्यूजियम में ये रखा हुआ है इस समय, ठीक है ना। तो तुमैन स्तूप मौर्य काल का है, ठीक है ना, और तुमैन अभिलेख ये गुप्त काल का है, ठीक है ना। और तुमैन कहाँ पे है? तुमैन अशोकनगर में इस समय, ठीक है ना। ये चीज पहले गुना में था, लेकिन बाद में गुना और अशोकनगर दोनों अलग अलग हो गए, तो ये अभी कहाँ पे है? अशोकनगर में है। तो ये मौर्य काल से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, मध्य प्रदेश में मौर्य काल से रिलेटेड। ओरिजिनल डिटेल में मौर्य काल आपने जहां कहीं से भी पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स वगैरह होंगे, वहां से आप पढ़िएगा उसको और फिर इसके साथ को रिलेट करके पढ़ेंगे तो चीजें याद होंगी, ठीक है। चीजें याद हो इसके लिए 2-3 बार वीडियो देख लेना। और इसके अलावा कुछ फैक्ट अगर मिलते हैं कहीं से किसी और
के वीडियो से या आपके नोट्स से, तो उसमें इसको ऐड कर लेना है यहाँ पे, तो मस्त परमानेंट आपके नोट्स हो जाएंगे, है ना। और इसके अलावा जो मैंने आपको बताया था कि मेरे चैनल पे और वीडियोस इंपॉर्टेंट पड़े हुए हैं, जैसे ये प्लेलिस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेलिस्ट है, एमपी जीके का बादशाह आपको बना देगी ये प्लेलिस्ट, ऐसा मैंने एक्सप्लेन किया। खास तौर पे जो मध्य प्रदेश के भूगोल का एक वीडियो है, ये बहुत शानदार, सारे वीडियो लगातार देखिएगा, बहुत एकदम चमाचम वीडियो है ना। तो ये सर्च कर लीजिएगा चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नहीं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, ठीक है ना। तो बढ़िया पढ़ो चमगादड़ों, तब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो मेरे चैनल पे जरूर देखिएगा। एमपीपीएससी प्रीलिम्स की यूनिट 3 मैंने एक ही वीडियो में खत्म की है। पूरे यूट्यूब का सबसे बेस्ट वीडियो है, क्योंकि मैंने सारे जो मैप्स हैं हाथ से बनाए। जैसे ये मैप आप देख रहे हैं, ये मैंने हाथ से बनाया, वैसा ही नदियों का मैप भी मैंने हाथ से बनाया है, और पहाड़ों का मैप भी मैंने हाथ से बनाया है। जैसे ये देखिए नदी का मैप आप देखेंगे, ये सारा कुछ मैंने हाथ से बनाया है। तो जिसको ज्योग्राफी एमपी की समझ में नहीं आती, मेरा दावा है इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल समझ में आएगी। इस वीडियो को जरूर देखिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।